वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन देखेंगे और इसमें आज 40 प्रश्न देखेंगे और सभी के सभी प्रश्न लोकसभा से होगा, यानी कि लोकसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने की आशा है या बनने की अपेक्षा है उन तमाम प्रश्नों को मैं आज आप लोगों के समक्ष एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। निश्चित रूप से प्रश्न यहाँ से आगे जाने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, प्रश्न यहीं से आएगा, इसलिए कि सिर्फ लोकसभा से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि एक भी प्रश्न लोकसभा से नहीं छूटा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष, यानी कि लोकसभा सदस्य यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ष कंप्लीट करना होगा। उसके बाद देखिए लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 552 हो सकती है। और मैं आप लोगों को एक कोड पहले ही दिया था कि सरला, यानी कि देखिएगा सरला एक कोड है जिसमें कि संसद 79 और रॉ से राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, यानी 3 आर्टिकल आप जरूर याद रखिएगा इस कोड के तहत, जो सरला कोड मैं आपको दे रहा हूं। यानी कि संसद जो है 79 है और राज्यसभा 80 है और लोकसभा आर्टिकल 81 है। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में जरूर ये 3 आर्टिकल अच्छे से लिख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा वर्तमान में लोकसभा सदस्य की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर आपका होगा 543। उसके बाद है लोकसभा सदस्य किन के द्वारा चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आम जनता के द्वारा, यानी कि लोकसभा चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव ये आम जनता के द्वारा होता है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होना 1951 से 1952 ईस्वी में प्रथम लोकसभा चुनाव 51 से 52 के बीच हुई थी। उसके बाद देखिएगा लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है, यानी कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ये किस पर आधारित है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 1971 की जनगणना पर, यानी 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान में लोकसभा सदस्यों का स्थानों का आवंटन दिया गया है और ये 2026 तक बस इसी को फॉलो किया जाएगा। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। यानी संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या, यानी पहले 525 था और 545 कर दिया गया था जो वर्तमान में है, ये 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा किया गया था। उसके बाद लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये अति महत्वपूर्ण, ये 20 सीटें आरक्षित है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ये कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 330, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों की यानी एससी का आरक्षण का प्रावधान 330 के तहत किया गया है दोस्तों। उसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 है, यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 84 है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी, जनजातियों के लिए जो है ये स्थानों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 47 है दोस्तों, इसको आप सुधार कर लीजिएगा, ये 47 है। चलिए उसके बाद देखते हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। और लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष में एक
एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? ये प्रश्न भी कई बार बीपीएससी में छप चुका है। उसके बाद लोकसभा का विघटन कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन है। उसके बाद देखिएगा हम लोग देखते हैं अगला सवाल, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/10 होता है। यानी 1/10 यदि आपका जब तक नहीं होगा तो वो कोरम पूरा नहीं माना जाता है दोस्तों। यानी कि ये लोकसभा का कोरम आर्टिकल 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। यानी विपक्ष का दल यदि कोई भी बनेगा तो उसे भी 1/10 भाग पूरा करना होगा। उसके बाद 18 नंबर देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है। दूसरे नंबर पर आपका बिहार 40, मध्य प्रदेश का 29 है और पश्चिम बंगाल का 42 है। दूसरे नंबर पर जो है आप इस देख लीजिएगा 42 है बस पश्चिम बंगाल का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और ये 80 और 31 है। यानी कि लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 31 है। उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा में बिहार के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 40 प्रतिनिधि बिहार से। यानी बिहार में कुल कितने एमपी हैं? तो 40 एमपी है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा क्या है? यानी कि बड़े राज्यों में 77 लाख, यदि आप एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बड़े राज्य से हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो आप 77 लाख रुपया कानूनी रूप से खर्च कर सकते हैं। और छोटे राज्यों में 59.4 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं। उसके बाद 23 नंबर में देखिएगा, बड़े राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा क्या है? तो बड़े राज्यों में 30.8 लाख एवं छोटे राज्यों में 22 लाख रुपया विधानसभा चुनाव में आप खर्च कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, लोकसभा चुनाव के मामले में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्या होती है? सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 12,500 रुपये, राज्य विधानसभा हेतु सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये और राज्य विधानसभा हेतु अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि होती है। और आपको पता होना चाहिए, देखिएगा 25 नंबर का सवाल में यही है कि लोकसभा का चुनाव प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके वैध मतों का 1/6 भाग, यानी वैध मतों का 1/6 भाग से कम यदि प्राप्त होगा तो चुनावी जो प्रत्याशी जमानत राशि जमा किया है वो खो देगा। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं लोकसभा का। ये 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक था। वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? इसका राइट आंसर होगा 17वीं लोकसभा कार्यरत है। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल, भारत में लोकसभा का स्पीकर चयनित किया जाता है। यानी कि भारत में लोकसभा का स्पीकर जो है वो चयनित किया जाता है दोस्तों, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 29 नंबर का सवाल देख लीजिएगा कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है स्पीकर का निर्वाचन होता है। उसके बाद देखिए 31 नंबर का सवाल है कि लोकसभा स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है? तो आप याद रख लीजिएगा कि स्पीकर के रूप में उन्हें शपथ लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है और वह एक जब सदस्य चुन करके आता है तो सदस्य के रूप में ही जो शपथ लेता है बस वही काफ़ी होता है। 32 नंबर पे देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राइट आंसर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। उसके बाद देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है?
यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। और यदि इसमें अनुच्छेद देखेगा तो अनुच्छेद 94 का सी, यानी 94 के सी के तहत जो है लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत पारित करके एक संकल्प पारित करता है, उसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अब हम लोग एक प्रोटेम स्पीकर देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। और प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो जितने भी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ एवं सदस्यों में से एक होगा, यानी कि लोकसभा में जो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ एवं सदस्यों में से एक होगा, वरिष्ठ सदस्यों में से जो एक होगा उससे एक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। 36 नंबर देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं यानी कि जब क्या हो, वोट बराबर होने के नाते टाई हो गया हो। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 100 के तहत होता है। उसके बाद देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। और 38 नंबर का सवाल, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था गणेश वासुदेव मावलंकर, और इसे अस्वीकृत भी कर दिया गया था। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला है लोकसभा के सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? ये नियंत्रित होता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 40 नंबर का सवाल और आज का अंतिम सवाल है, लोकसभा के सदस्य का स्थान कितने दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहने पर रिक्त घोषित होता है? तो ये 60 डेज तक, यानी 60 दिनों तक जो है यदि आप नहीं बताते हैं, कोई भी एमपी बताते नहीं है अनुपस्थित होने का कारण, तो बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित होने पर रिक्त घोषित किया जा सकता है उनका स्थान। अब ये आप 40 प्रश्न कंप्लीट किए लोकसभा से, सिर्फ लोकसभा से। इसलिए लोकसभा से जितने भी प्रश्न आएंगे निश्चित रूप से इस वीडियो से ही आएंगे। और अगले वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा देखिएगा और राज्यसभा के सभी प्रश्नों को मैं आपके समक्ष अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। आप उसे भी देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। और आप ये देख पा रहे हैं यूट्यूब रेडियंट कंपटीशन क्लासेस के सौजन्य से। आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। और शिक्षक भर्ती परीक्षा ही नहीं बल्कि जितने भी एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछा जाता है या फिर सीएचएसएल के द्वारा, सीजीएल के द्वारा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दारोगा एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम और बीपीएससी एग्जाम के लिए निश्चित रूप से ये पेनसिया होगा, रामबाण होगा। आप इसका अध्ययन 1 से 2 बार जरूर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से प्रश्न यहीं से आएगा। मैं सभी प्रश्न को उठा लेता हूं जितने भी महत्वपूर्ण है, इजुल फिजुल प्रश्नों को बिल्कुल शामिल नहीं करता हूं, सभी हीट प्रश्नों को मैं शामिल करता हूं। इसलिए हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्रतिदिन लाइव शो हमारा 10 मिनट 15 मिनट का होता है, आप जरूर देखिएगा। मैं 15 मिनट में 50+ प्रश्न को रिविजन कराता हूं, आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। बस आज इतना ही।